बताइएगा कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन का सुनकर तो हर तालिब इल्म वहाँ जाना चाहता है। सबसे पहले तो ये रहनुमाई ज़रूरी है कि जर्मनी में एडमिशन से पहले की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या कोई टेस्ट भी पास करना पड़ता है इसके लिए? देखिए यूजुअली जो है ना वो 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 इज़ योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, नंबर 2 इज़ योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 3 इज़ योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें यूजुअली आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ प्रीडोमिनेंटली अ मास्टर्स मार्केट और वैसे भी जो जर्मन में बैचलर्स की क्वालिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो मास्टर्स करने जाते हैं जर्मनी के अंदर। तो आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री जो कि प्रेफरेबली 4 इयर्स ही काउंट होती है। जो हमारी 2 साल की बैचलर्स डिग्री है उसको खातिर ख्वाह कहीं पर जो है ना वो एडमिट नहीं किया जाता वर्ल्ड अच्छा। वाइड, ग्लोबली बात कर रहा हूँ। सही। जी। और मैं रिकमेंड भी करूंगा उसको ना किया जाए अब, क्योंकि वो ऑब्सलीट हो चुकी है। उसके साथ साथ आपकी जो अच्छा इसके अंदर आपका सीजीपीए बहुत मैटर करता है। आपकी जो परसेंटेज बहुत मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो 2.5 से 2.89 के बीच में फॉल कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए बहुत कम ऑप्शंस है जर्मनी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जो एक्चुअल जो आपकी जो आप कह लें कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 सीजीपीए से ऊपर स्टार्ट होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में जो परसेंटेज है वो डिफरेंट भी है। सही। कुछ का जो है ना वो 3 के ऊपर 75 बन रहा होता है, कुछ का 3 के ऊपर जो है ना वो 80% बन रहा होता है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि आपका यूजुअली 6.5 से 7.5 के बीच में फॉल करता है। प्लस आपकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट विल बी मच बेटर। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बच्चों से कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसका आपको बेनिफिट होगा, बट अगर गैप ईयर है तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। उसके साथ साथ आपने अपने मोटिवेशनल लेटर और एकेडमिक रेफरेंस और प्रोफेशनल लेटर प्रोवाइड करने होते हैं। ये आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके जिस बेस पे आपको जो है ना वो एडमिशन ग्रांट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा अजीम साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो 2 साल डिग्री है यहाँ पे जो बीए या एमए है उसकी कोई ख़ास वर्थ नहीं है, तो ये बताइएगा कि अगर किसी ने यहाँ पर पाकिस्तान में मास्टर्स कर रखा है या एमफिल कर रखा है और वो हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में? देखिए मास्टर पीएचडी के लिए जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है वो 16 साल से लेकर 18 साल की एजुकेशन होती है। अमेरिका के अंदर यूजुअली जो 16 साल की एजुकेशन है दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द पीएचडी। जर्मनी के अंदर आपकी जो 18 साल की एजुकेशन है वो एक्सेप्टेबल होती है फॉर द पीएचडी। और ये मैंडेटरी है कि आपने कोई ना कोई जो है ना वो रिसर्च वर्क ऑलरेडी जो है ना वो आपका पब्लिश होना चाहिए और आपने जो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च हैं वो लाजमी जो है ना वो स्टडी किए हों, फिर जाके जो है ना आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और फिर डिपेंड करता है कि आपका जिस पीएचडी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं वो किस उस पे काम कर रहा है प्रॉब्लम के ऊपर, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च उससे मैच करता कि नहीं करता। और फिर डिपेंड ये करता है कि आपके आर्टिकल जो आपने पब्लिश किए हुए हैं वो कौन से जर्नल में पब्लिश किए हुए हैं, क्या उसकी इतनी वैल्यू भी है कि नहीं है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, और क्या वो प्रोफेसर उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पीएचडी के लिए जो है ना वो वी कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन द एमफिल और मास्टर्स एजुकेशन। उसके हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्च का म्यार है वो बहुत ज़्यादा कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसलिए बहुत सारे एमफिल जो हमारे हजरात हैं पाकिस्तान के अंदर वो एमफिल होने के बावजूद भी जो है ना पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते। रीजन क्या होती है कि उन्होंने रिसर्च उस लेवल की नहीं की होती, या उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो मैच नहीं कर रहा होता प्रॉब्लम्स के साथ जो जर्मनी में रिसर्च हो रही है, या फिर उनके जो जर्नल्स है पब्लिश नहीं होते, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में पब्लिकेशंस उनकी नहीं होती। तो सिर्फ एमफिल कर लेना इट्स नॉट अ गारंटी कि आपको जो है ना एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी के अंदर। अच्छा अजीम साहब, जर्मनी का मशहूर इदारा DAAD हर साल बैनुल-अक़वामी तलबा को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फराहम करता है। एक आप पाकिस्तानी तालिब इल्म में स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है और उसके लिए एकेडमिक प्रोफाइल कैसा होना ज़रूरी है? देखिए जो DAD डार्ट जो है ना उसका जर्मन में तो बड़ा मुश्किल सा नाम है, इंग्लिश में इसको जो है ना नॉर्मली जर्मन एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर बोला जाता है, जहां पर आप कह लें कि सेंट्रलाइज्ड एक पोर्टल है जहां पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। वैसे तो जर्मनी में जो है ना एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है,
ऑलमोस्ट से मुराद मेरा ये है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर उनकी जो फीस है वहाँ पर वो चार्ज नहीं करते। 100 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो चार्ज करेंगे, जो कि उनकी एक कह लें कि एडमिन कॉस्ट है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जब एजुकेशन फ्री है तो फिर आपको स्कॉलरशिप लेने की क्या जरूरत है? तो जो डाड है ना, वहाँ पर आपको जो एक्सटर्नल वहाँ की जो आप कह लें कि कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ उनके प्राइवेट अदारे भी हैं, कुछ उनके गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो कि आपको जो सब जब स्कॉलरशिप ग्रांट करते हैं ना, तो जो आपकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट की, जिसको हम नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं डिफरेंट जी। कंट्रीज में, जर्मनी में उसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं। एक खास अमाउंट जिसको हम 11,904 यूरो आपने जर्मनी ट्रांसफर करनी होती है, जो कि पर मंथ आपको वापस मिलती है, चूंकि वहां पर रहने के लिए। जब आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है तो यूजुअली क्या होता है कि ये वाली जो अमाउंट है ये भी कवर हो जाती है आपकी। डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्कॉलरशिप के ऊपर कि कौन सी स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है आपको। प्लस आपको कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो आपको स्टाइपेंड भी ग्रांट करती हैं मंथली, कि हम आपको जो है ना 500 यूरो, 600 यूरो भी ग्रांट अच्छा। करेंगे। और इवन जी अजीम साहब, अब ये भी कहिएगा कि आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर के शोबों में इस वक्त हम देखें, नर्सिंग में देख लें, तो इस वक्त जर्मनी को लाखों हुनरमंद अफराद की भी ज़रूरत है। तो वहाँ तालीम हासिल करने के लिए तलबा को कौन से मखसूस कोर्सेज़ जो हैं और फील्ड्स का इंतखाब जो है वो बड़ा केयरफुली करना चाहिए, ताकि वहाँ पर उन्हें फौरी जॉब भी मिले, और अगर वो मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए भी कोई रास्ता निकल सके। देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें आप कोई भी कंट्री उठा के देखें, ख्वाह वो जर्मनी है, ख्वाह वो अमेरिका है, इवन के पाकिस्तान भी अगर हम बात करें, तो इस वक्त जो करंट डिमांड है वो है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड है जर्मनी के अंदर वो एआई की है। उसके साथ साथ फिर साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है, क्योंकि जिस तरह एआई भी इंक्रीज कर रहा है और जिस तरह इंटरनेट यूजर्स जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरह साइबर जी। क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। फिर अच्छा। डाटा साइंस की जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ये आप समझ लें कि हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके पीछे बहुत बड़े डाटा सेंटर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपकी वीडियोस को होस्ट करते हैं। तो उसके लिए डाटा जो साइंस है उसकी डिग्री बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फिर नर्सिंग की, फिर बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 5-7 ऐसी शोबे हैं जो इस वक्त इन डिमांड हैं, और आने वाले एटलीस्ट फॉर अ डेकेड जो है ना ये इन डिमांड रहेंगे। जहाँ तक मेडिकल की बात है, मेडिकल का जो शोबा है वो मेरा ख्याल है कि ताहयात ही इन डिमांड रहेगा, क्योंकि उसमें आपका जो है ना वो टेक्नोलॉजी तो मैटर करती है, लेकिन उसमें जो एक पर्सनल एग्जिस्टेंस है ना डॉक्टर की, नर्स की, वो जो है ना आप उसे माइनस नहीं कर सकते। तो नर्सिंग की डिमांड भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है जर्मनी के अंदर। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा अजीम, हमें ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि रिसर्च पेपर जो है वो किसी अच्छे जर्नल में शाया होने चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। सपोज़ अगर कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या मैस कॉम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोजेक्ट ही डॉक्यूमेंट्रीज़ है और रिसर्च पेपर जो है वो उस तरह से नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? उन्हें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, और क्या वो जो अपनी वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उन्हें वो प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, या उन्हें भी रिसर्च पेपर जो है वो किसी जर्नल में शाया करवाना पड़ता है? देखिए, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। आप आर्ट्स के अंदर यूजुअली जो क्या होता है कि जो आपका सुपरवाइजर है वो आपसे पोर्टफोलियो डिमांड करता है। अब पोर्टफोलियो में डिपेंड करता है कि आप, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करता है, या एक डिजाइनर है जो सूट डिजाइन करता है। अब वो तो रिसर्च नहीं करेगा ना, वो तो पोर्टफोलियो बनाएगा अपना कि भाई ये मैंने डिजाइन तैयार किया हुआ है, ठीक। ये मेरे जो है ना कुछ भी आप कह लें कि मेरा ये लहंगा है, मेरा पेंट कोट है। इसी तरह जो मीडिया के लोग हैं, आपका पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि मैंने जो है ना वो रिसर्च की है एज अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो फॉर्म के अंदर, और ये मेरी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री है। और फिर डिपेंड करता है कि आप पीएचडी करने किस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मीडिया की फील्ड है इसके अंदर भी जो है ना आगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। सही। और फिर डिपेंड करता है कि आप विजुअल आर्ट्स में जा रहे हैं, आप फिल्म एंड मीडिया के अंदर जा रहे हैं, आप इसमें क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर जा रहे हैं, तो जिस फील्ड को आप चूज करेंगे फिर उस पर्टिकुलर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेंगी विद द रेलिवेंट प्रोफेसर एंड विद द रेलिवेंट रिसर्चर एंड सुपरवाइजर कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इस पीएचडी के लिए, वो किस तरह का पोर्टफोलियो मांग रहा है। वो कहता है कि मुझे एक वीडियो भी दे दें आप, मुझे एक मोटिवेशन लेटर भी दे दें आप, और मुझे आपने जो वीडियो बनाई है, जो आपने रिसर्च की है, इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के ऊपर मुझे आप 5 पेजेस का जो है ना एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दें। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर टू प्रोफेसर,
बट ऑब्वियसली हर प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही। अजीम, हमें ये भी बताएं कि वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जर्मन एम्बेसी के जो अफसरान हैं, वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं, वो स्टूडेंट से किस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और इंटरव्यू में कामयाबी के लिए तालिब इल्मों को अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल और जो तालीमी मकासद हैं उनको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए उनके साथ? देखिए 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तकरीबन दुनिया की हर एम्बेसी ही करती है स्टूडेंट से, और वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं कि आपका जर्मनी जाने का मकसद क्या है। सही है, ऑब्वियसली अगर आपका स्टडी मकसद है तो लेकिन उसके पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए। अच्छा। सेकंड, वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो डिग्री आपने चूज की है ये आपके बैकग्राउंड से कैसे रेलिवेंट है। जो डिग्री आपने लास्ट की हुई थी ये कैसे रेलिवेंट करती है उस डिग्री के साथ जो आप आगे करने जा रहे हैं। थर्डली, जो आप कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तकरीबन हर एम्बेसी ही करती है कि भाई डिग्री कर ली, अब आप क्या करेंगे। अच्छा, फिर पांचवा क्वेश्चन यूजुअली आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला हो डार्ट की वेबसाइट से तो यूजुअली क्वेश्चंस कम होते हैं उस पर, फिर आपके ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकेडमिक होते हैं कि भैया आपने यही डिग्री क्यों चूज की, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, ये वाला सिटी वाला क्यों वो उन्होंने चेक करना होता है बेसिकली कि बच्चे की रिसर्च कितनी है, क्या वो मिसगाइडेड तो नहीं है, क्या वो अदर मीन्स के लिए तो नहीं आ रहा, उसने प्रॉपर रिसर्च की है, क्या वो स्टूडेंट है भी है कि नहीं। बस उन्होंने ये चेक करना होता है क्योंकि स्कॉलरशिप के बाद आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन्होंने ये चेक करना ही करना है वीज़ा ऑफिसर ने, और आपका काम है जस्टिफाई करना, और वो आप तभी कर सकेंगे जब आपकी कोई राइट डायरेक्शन हो और आपकी इस मामले में रिसर्च भी हो। बहुत शुक्रिया इस मौजू पर रहनुमाई करने के लिए। अजीम, आप हमारे साथ थे।